प्रवेश आपको करना है क्या रिकॉर्डिंग? चलेगा सर, मेरे को दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तो मटेरियल टाइप बनाने का टी कोड क्या है? मटेरियल कोड तो मैं दिखा दिया था, मटेरियल कोड कैसे बनाते हैं MM01 से। यस सर, टी कोड से बता दो आप। ठीक है, तो पहले मटेरियल टाइप बनाने के लिए टी कोड है OMS2। ओके, हाँ OMS2। इससे क्या करते हैं, मटेरियल टाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये देखिए मटेरियल टाइप। जैसे यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल टाइप ऑलरेडी बना हुआ है सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल टाइप को कभी भी न्यू एंट्रीज करके नया नहीं बना सकते, ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। देखिए देखिए सिस्टम क्या बोल रहा है, कॉपी एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप है उसी को लेके हम बना सकते हैं। तो सिस्टम जब SAP जब इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप अवेलेबल रहता है जिसको हमको कॉपी करके बनाना रहता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप्स क्या है, जैसे कि मैं बताया था, देखिए ये सब आप ही का बैच का है। जैसे ERSA स्पेयर पार्ट्स के लिए, ROH रॉ मटेरियल के लिए, FERT फिनिश गुड्स के लिए, HIB कंज्यूमेबल के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, ये हर जगह आपको मिलेगा, किसी भी कंपनी में जाओगे देखो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ERSA फॉर स्पेयर्स, देखो ERSA। ठीक है, तो ERSA जब मुझे स्पेयर पार्ट्स के लिए बनाना होगा मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप पहले अलग अलग क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल रहता है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए अलग से, जैसे हमको रिपोर्ट मिल पाए इसके लिए मैं अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स का जितना भी मटेरियल रहेगा इस टाइप के अंदर बनाएंगे, जितना भी फिनिश गुड्स का रहेगा उसका अलग टाइप बनाएंगे, FERT में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कंपनी क्या है, स्टैंडर्ड नहीं यूज करके खुद का यूज करना चाहता है, तो इसको कॉपी करके बनाएंगे। जैसे स्पेयर पार्ट्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी बटन में क्लिक करेंगे, और ERSA को सपोज मैं दे दूंगा नाम M001, और इसको दे दूंगा स्पेयर पार्ट्स फॉर प्लांट MISL। ओके, MIS दे देंगे, जो भी है। तो ये जस्ट मुझे इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंटर, एंटर। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपीड, माने 145, इसके साथ ही 145 एंट्रीज, चाहे वो टेबल का एंट्रीज हो, चाहे वो फील्ड का एंट्रीज हो, जो भी हो, बैकग्राउंड में 145 एंट्रीज कॉपी हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर ये नहीं होता है तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, कुछ कुछ एरर आता है, जो फील्ड और टेबल मिसिंग रहने से वो एरर देता है। ठीक है, तो अभी देखिए M001 ये मैंने बना दिया। ठीक है, अभी M001 बनाने के बाद इसके साथ हम मटेरियल कोड क्रिएट करेंगे। /O मटेरियल कोड क्रिएट करने का टी कोड क्या है, MM01, और मैं /O देने का मतलब क्या है, न्यू स्क्रीन, और /N देने का मतलब क्या है, ये जो स्क्रीन खुला है ये क्लोज हो जाएगा और एक इसी में MM01 खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नया स्क्रीन खोलते हैं, /O MM01। अभी देखिए ये स्क्रीन भी रहेगा और न्यू स्क्रीन भी खुल जाएगा। देखिए यहाँ ये स्क्रीन भी है और यहाँ पे न्यू स्क्रीन भी खुल गया। ठीक है, तो अभी हमने बनाया था लास्ट टाइम, क्या बनाया था, इंडस्ट्री सेक्टर, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, और बनाने का टी कोड है OMS3। ये भी एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ, OMS3 टी कोड में जाके यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर बना सकते हैं, मैंने हमारा कंपनी किस इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्रीज है वो, जैसे फार्माटिकल्स, IT इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, जो भी रहेगा आपका, स्टील इंडस्ट्रीज, वॉट आप बना सकते हैं। तो अभी हम मटेरियल कोड बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज। मटेरियल टाइप अभी मैंने बनाया ना M001 फॉर स्पेयर्स, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए M001। यहाँ पे एक सेकेंड, M001 बैक करके बनाना पड़ेगा शायद, MM01 बस। सपोज इंडस्ट्री सेक्टर कुछ भी ले लेते हैं, और यहाँ पे M001
मटेरियल टाइप, अभी तो M001 ही बनाया ना हमने, M00 नहीं आ रहा है। ओह सेव नहीं करा था लग रहा है, ओह सेव नहीं करा था इसलिए नहीं आया। ठीक है अभी आ जाएगा, देखिए सेव कर दिया, अब यहाँ पे M001 आ जाएगा, ऊपर चला गया। सर बाहर से फिर से आना पड़ेगा अंदर। लग रहा है सेम स्क्रीन में घुसा हूँ ना, दो स्क्रीन इसीलिए नहीं खोलना चाहिए। ठीक है अभी आ जाएगा श्योर, M001 आ गया। ठीक है M001 स्पेयर पार्ट्स ऑफ MISL, ये मैंने अभी टाइप बनाया था। तो मटेरियल टाइप क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल को सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, और ये कॉपी फ्रॉम और ये चेंज नंबर, ये दोनों का मतलब क्या है, तो नया मटेरियल जब भी क्रिएट करेंगे ये दोनों का कोई यूज नहीं है, ये जस्ट हम ये दोनों डाल के इंडस्ट्री सेक्टर मटेरियल टाइप डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो वो मटेरियल कोड बनाने का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ्यू नंबर लेफ्ट, इसमें नंबर रेंजेस सेट करना होगा, किसी ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो चेंज नंबर, अभी नंबर रेंजेस का सेट कर देंगे। चेंज नंबर का मतलब क्या है, सपोज मेरा मटेरियल कोड जनरेट हो गया 100002, ये मेरा मटेरियल कोड जनरेट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर ये नंबर 2 नहीं रख के यहाँ पे मैं इसको 20 करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस हमको यहाँ पे चेंज नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो न्यू नंबर जो मैं उसी मटेरियल टाइप को, उसी मटेरियल कोड को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट नंबर कोडिंग चेंज करने के लिए चेंज नंबर का यूज होता है। और ये कॉपी फ्रॉम मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरा कि एक मटेरियल बना हुआ है प्लांट ए में, ठीक है, वो मटेरियल यूज होता है प्लांट ए में, प्लांट बी में भी मुझे वो मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है, प्लांट ए से ही इसको यहाँ कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो दोनों में अगर सेम कोड डाल के एंटर मारेंगे तो क्या होगा, प्लांट टू प्लांट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ। चेंज नंबर, हाँ चेंज नंबर क्या है, जैसे अभी ये मेरा कोड बना हुआ है एक 100020, ठीक है, तो ये नंबर अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट रहा कि इसको चेंज करना है, 20 नहीं करना है, इसको कुछ अलग करना है, सपोज यहाँ पे इसको मुझे करना है 120, हो सकता है ऐसा कंपनी का रिक्वायरमेंट हो सकता है, जनरली होता नहीं है लेकिन अगर हो भी सकता है। तो अभी जैसे मैं इसको 20 से 120 नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। तो मेरा जो नया, जैसे ये कोड था मेरा लैपटॉप के लिए, मान लीजिए लैपटॉप मेरा एक मटेरियल कोड है, अभी लैपटॉप के लिए ये कोड यूज होगा, ये कोड नहीं यूज होगा, नंबर रेंज चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है ना, जस्ट वो सर मतलब अगर मेरा प्रीवियस मटेरियल का जो कोड है, अगर हमको सेम मटेरियल रखना है, बस कोड चेंज करना है, तो चेंज नंबर में राइट एग्जैक्टली। तो अभी क्या करेंगे, देखिए अभी ये जो मटेरियल नंबर बनाया मैंने, मटेरियल टाइप बनाया M001, इसमें क्या करेंगे, नंबर रेंजेस मेंटेन करेंगे। नंबर रेंजेस मेंटेन करने का टी कोड क्या है, MMNR, आप लोग लिख लीजिए MMNR। अच्छा सर एक चीज बताइए, मेरा जो भी सर मेरा जो भी प्रीवियस मतलब मान लीजिए परचेज ऑर्डर वगैरह बना होगा उस कोड से, तो क्या वो सब भी सब चेंज हो जाएगा? क्या बोला आपने, प्रीवियस? अगर सर मेरा प्रीवियस जो मेरा मटेरियल कोड था उससे कुछ परचेज ऑर्डर वगैरह बनाए होंगे हम, हाँ तो मेरा नहीं, वो सब भी चेंज हो जाएगा? नहीं वो सब चेंज नहीं होगा, वो सब एज सेम डिस्प्ले करेगा। न्यू अच्छा, जो पीओ बनाएंगे वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो MMNR टी कोड से क्या करते हैं, मटेरियल जो कोड जनरेट होता है उसका नंबर रेंजेस सेट करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए अभी बनाया क्या, M001, ठीक है, ये बनाया, तो M001 में एक नंबर रेंजेस होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, दो टाइप का नंबर रेंजेस होता है। तो जो जैसे प्लांट में हजारों तरह का मटेरियल रहते हैं, जैसे मैंने कुछ भी मटेरियल है प्लांट में, उसका एक कोड रहेगा। ठीक है, तो वो कोड कैसे जनरेट होगा, क्या नंबरिंग रहेगा उसका, दो टाइप का रहेगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सिस्टम में मुझे मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे देना है। जैसे कि सपोज /MM01, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक मटेरियल बना रहे हैं, सपोज बेयरिंग बना रहे हैं, तो बेयरिंग का मेरा एक ग्रुप रहेगा, तो BR0001 ये कोड रहना चाहिए मेरा बेयरिंग का।
नेक्स्ट बेयरिंग का जो बनेगा 002। इस तरह से मेरा कोड बेयरिंग का बनना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं तो इसको क्या करना होगा, एक्सटर्नल में सेट करना होगा, नंबर रेंजेस एक्सटर्नल। वो कैसे करते हैं, देखिए जब मटेरियल टाइप बनाते हैं /n OMS2, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप बनाया था M001, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटर्नल नंबर रेंजेस असाइनमेंट चेक। अगर ये चेक लगा देते हैं तो हम क्या सिस्टम में एक्सटर्नल नंबर, खुद का नंबर डाल के कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था भी, जैसे BR001 अगर इसको लगाएंगे तो वो नंबर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे जनरेट करना है BR002 या BR000, कुछ भी करना है तो अपना खुद का इनपुट देना है तो एक्सटर्नल नंबर लगाना है। और सिस्टम जनरेटेड चाहिए, अगर सिस्टम खुद सीक्वेंस में जनरेट करता जाए, सीक्वेंस इन द सेंस जैसे कि 1,01,000 से लेके 1,09,999 इतना तक इसका नंबर रेंजेस मैंने इंटरवल सेट कर दिया, ठीक है। अब जब भी मैं M001 मटेरियल टाइप से कोड बनाऊंगा तो पहला कोड जनरेट होगा 001। नेक्स्ट कोड क्या जनरेट होगा, इसी टाइप से अगर बनाऊंगा, सपोज ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बनाऊंगा तो वो होगा 002, नेक्स्ट बनाऊंगा तो 003। इस तरह से मेरा कोड क्या है, ऑटोमेटिकली सिस्टम असाइन करता चला जाएगा हर मटेरियल टाइप का वाइज, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल कोड मेरा जनरेट होता चला जाएगा, जो भी नया नया मटेरियल बनाते जाएंगे इस टाइप में। तो ये हो गया इंटरनल। अभी इंटरनल मैक्सिमम इंटरनल ही रहते हैं सारे कंपनीज में, एक्सटर्नल कहीं कहीं रहता है। अगर कुछ यूजर डिफाइन रहता है तो एक्सटर्नल रहता है। तो अभी एक्सटर्नल को, इंटरनल को कैसे मेंटेन करेंगे, ये जो नंबर रेंजेस में बताया 1 लाख से 999 तक कैसे मेंटेन करेंगे। इसका टी कोड है MMNR। यहाँ पे जाना है आपको ग्रुप चेंज इंटरवल में। देखिए ये सब नंबर रेंजेस ऑलरेडी सिस्टम असाइंड है, मतलब ये जो भी जहां भी नंबर रेंजेस ये वाला सेट करा होगा 20, वहां से ये नंबर जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ग्रुप बनाया तो यहाँ पे जाएंगे मेंटेन ग्रुप। तो ग्रुप क्या बनाया था, M001। अभी देखिए उसमें मैं नंबर रेंजेस सेट करके दिखाता हूँ, तब तो जाके सिस्टम क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा। तो अभी हमने बनाया था वो एक जो कोड अभी मैंने बनाया था M001, यहाँ पे देखिए कहीं पे अनअसाइंड में पड़ा होगा, उसको असाइन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट एक ग्रुप में पड़ा रहेगा वो M001, इसको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है M001, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 बोल के। तो जो भी ग्रुप बनाएंगे इसके अंदर ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, ग्रुप 1, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 के अंदर ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे अपना कंपनी का ग्रुप में इसको डालेंगे। सपोज अपना खुद का कंपनी का ग्रुप डालने के लिए यहाँ पे असाइन एलिमेंट ग्रुप, इस पे क्लिक करना है। अगर हमको ग्रुप नहीं है मेरे पास तो मैं नया बना सकता हूँ, यहाँ से क्रिएट अ ग्रुप। सपोज मैंने यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर देता है खुद का, जैसे स्पेयर पार्ट्स और MISL, ठीक है। ये मेरा प्लांट है MISL, उसके लिए मैं स्पेयर पार्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक ग्रुप बना दिया, एंटर। यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेसिफाई इंटरवल डेटा। अभी मुझे यहाँ पे नंबर रेंजेस सेट करना है, ठीक है। तो नंबर रेंजेस जो यहाँ पे सेट करूंगा और जो भी मटेरियल टाइप इस ग्रुप में डालूंगा वो नंबर वहीं से जनरेट हो जाएगा। देखिए तो अभी मैं देखता हूँ कि इसमें नंबर क्या क्या अवेलेबल है। MMNR में जाके चेक करेंगे क्या क्या नंबर अवेलेबल है जो यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी डालेंगे तो वो नहीं ले लेगा सिस्टम, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा नंबर मेंटेन्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लेना है जो कि वहाँ पे सिस्टम पिक कर ले, मतलब ये ना हो, लैप्स ना करे। अगर कुछ भी डाल देंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ कौन सा खाली है। सपोज ये 78 तक यहाँ पे मेंटेन्ड है, 79 से हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 78 तक किसी ने लिया है लास्ट, इसको मैं 79 से ले लेते हैं, या फिर 78,000 लास्ट में 1, यहाँ से होगा हमारा नंबर रेंजेस जनरेट। कहाँ तक, सपोज यहाँ पे 3 डिजिट ले लेते हैं, 999, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, ये 1 से लेके 199 तक। तो यही सेट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम में किसी ने असाइन कर चुका है। तो जो अवेलेबल नंबर रहेगा उसी को लेना है। देखिए ये हो गया, इसका नंबर रेंजेस क्या हो गया, 86,
मैंने 85 तक ऑलरेडी बुक था, अभी नया जो मैं बनाऊंगा 86 में आ गया। अभी इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको ओके करेंगे, कंटिन्यू। अभी हमारा जो भी मटेरियल कोड होगा 7801 से शुरू होगा, ठीक है। अभी तो हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, मटेरियल टाइप को इसमें असाइन करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल टाइप हमारा क्या था, M001। देखिए यहाँ पे M001 जो पड़ा था यहाँ पे, ये वाला स्पेयर फॉर प्लांट MIS, ये मैंने बनाया था। तो इस ग्रुप में से एक बार क्लिक करना है और इसको असाइंड एलिमेंट ग्रुप में क्लिक करना है ऊपर में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ओनली ग्रुप्स नॉट मटेरियल टाइप। तो यहाँ पे अभी जो मैंने ग्रुप बनाया लास्ट, वो क्या था, 86। एक्चुअली दिख नहीं रहा है, इसका साइज का लोचा है, देखिए यहाँ 85 तक दिख रहा है, 86 यहाँ पे नीचे जाने से 86 हो गया। अब इसको ओके करेंगे तो 86 में वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए लास्ट में दिखाई देगा हमारा असाइंड किया हुआ नंबर रेंज, ये देखिए स्पेयर पार्ट्स फॉर MISL M001, ठीक है। तो अपना मटेरियल टाइप मैं इस ग्रुप में डाल दिया। अभी मेरा जितना भी स्पेयर्स रिलेटेड मटेरियल टाइप रहेगा इसी के अंदर डाल देंगे। तो क्या है, सिस्टम वो 78001 से नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अभी हो गया मटेरियल नंबर रेंजेस सेट, इसको सेव कर देंगे बैक, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो सिस्टम मैसेज दे रहा था MM01 से कोड बनाने के लिए, जो एक सिस्टम मैसेज दे रहा था MM01 मटेरियल टाइप, सपोज ये ले लेते हैं, एंटर। देखिए अभी मैसेज नहीं दिया, वो जो बोल रहा था मिनिमम नंबर आर अवेलेबल, ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर सेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मटेरियल कोड बनाएंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा सिलेक्ट व्यू का। सिलेक्ट व्यू का मतलब क्या है कि हमको कौन सा डेटा फीड करना है मटेरियल के रिलेटेड, जो मटेरियल बना रहे हैं। सपोज मैं बना रहा हूँ एक मटेरियल जिसका नाम है सपोज 10 HP मोटर, एक मोटर का मैं मटेरियल कोड बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं बेसिक डेटा डालूंगा, परचेजिंग डेटा डालूंगा। परचेजिंग इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ, तो खरीदने का चीज को मैं परचेजिंग असाइन होता है। और सेल्स मटेरियल जो बेचते हैं मटेरियल, उसमें सेल्स व्यू आता है। इसमें सेल्स व्यू नहीं आएगा क्योंकि ये परचेजिंग के लिए असाइंड किया हुआ है मटेरियल टाइप, ठीक है। और जनरल स्टोरेज लोकेशन 1 2 ये दोनों ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो मटेरियल आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, स्टोरेज लोकेशन मुझे एक आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे प्लांट के अंदर में 2-3 स्टोरेज लोकेशन होते हैं, जैसे सेंट्रल स्टोर, मेन स्टोर, इस टाइप का स्टोर रहता है। तो किस स्टोर में जाके मेरा मटेरियल आएगा उसको असाइन कर देना है अभी तुरंत। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग 1। अकाउंटिंग 1 हमको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है क्योंकि यही अकाउंटिंग 1 से FI और MM का इंटीग्रेशन होगा थ्रू वैल्यूएशन क्लास। तो वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इंटीग्रेशन होगा। पहले देखिए ये जो मैं सिलेक्ट किया हूँ ये बेसिक चीज है। ये 4-5 जो मैं सिलेक्ट किया हूँ ये टैब मैंने हर मटेरियल के लिए सिलेक्ट करना ही चाहिए, नहीं तो आपका मटेरियल इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये सर सब एक बार बता दीजिए ना, एक बार सर वॉइस सर मेरे एंड से सर चला गया था। क्या हुआ? ये जो सेलेक्ट किया उसके सर, जैसे आप MM01 में आए ना, उसके बाद से सर वॉइस चला गया था सर वाईफाई की वजह से, थोड़ा बता दीजिए ना। अच्छा, सबको नहीं सुनाई दिया ना आपको? नहीं सर मेरे को लगता है कि मेरा सर वाईफाई प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, देख लीजिए। तो ये जो बेसिक डेटा है ना, ये बेसिक डेटा, परचेजिंग डेटा, जनरल डेटा और अकाउंटिंग डेटा, ये 4 मैंने जो सिलेक्ट करके रखा है ये बेसिक थिंग्स है। ये मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा है, प्री रिक्विजिट्स है मटेरियल कोड बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं देते हैं तो हमको आगे प्रोक्यूरमेंट में प्रॉब्लम होगा। अगर ये 4 दे देते हैं तो इनफ है, मतलब मैं मटेरियल कोड बना के गुड रिसीव करके पेमेंट भी कर सकता हूँ थ्रू इस मटेरियल से, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग है। इसके अलावा जो बेसिक डेटा 2 है इसमें भी कुछ डिफिनेशंस, डायमेंशंस ये सब डाल सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कुछ रहता है उसके लिए। HSN कोड, अभी HSN कोड चल रहा है, ठीक है, HSN कोड इसमें डाल सकते हैं। तो जितना रिक्वायरमेंट रहेगा एज पर कंपनी, मतलब जो बिजनेस रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम टैब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कहीं पे WM चल रहा है, वेयर हाउस मैनेजमेंट चल रहा है, तो ये दोनों टैब को सिलेक्ट करेंगे, तो वो अपना स्टोरेज बीन्स ये सब डालेंगे WM में, ठीक है। जैसे मटेरियल आया, रिसीव हो गया, वो डायरेक्ट यूज नहीं करके वो क्वालिटी में जाएगा। क्वालिटी चेक होने के बाद हम उसको यूज करेंगे, तो इसके लिए क्वालिटी का चेक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये 4 सिलेक्ट करने से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या मांग रहा है, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन।
तो यहाँ पे जो प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन है, ये कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ये मटेरियल कोड कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद मैं प्लांट दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है MISL स्टोरेज लोकेशन, इसको एंटर करेंगे। अभी आ गया, देखिए बेसिक डाटा 1 में आ गया। जो जो टैब सिलेक्ट करे हैं वो सब देखिए आपका येलो कलर का दिखा रहा है, जो जो टैब सिलेक्ट करे हैं। जैसे बेसिक डाटा 1 परचेजिंग, तो यहाँ पे डालना है मटेरियल का डिस्क्रिप्शन। तो इसको मैंने क्या बोला था, क्या बनाऊंगा, 10 HP मोटर। ओके, तो ये 10 HP मोटर का मैं एक मटेरियल कोड बना रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या डालना है, बेस यूनिट ऑफ मेजर, माने ये ईच में आएगा या सेट में आएगा या पीसेस में आएगा, लीटर में आएगा, जो होता है ना। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखने से पता चलेगा इसका क्या रहेगा मेजरमेंट। हाँ, जैसे देखिए मीटर में आएगा, लीटर में आएगा, किलो में आएगा, कैसे आएगा। तो मैं अभी इसको ईच में रख लेता हूँ, क्योंकि एक मोटर एक ईच ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मटेरियल ग्रुप। ये मटेरियल ग्रुप जो है किसी से रिलेटेड नहीं है, ना तो ये प्लांट में क्रिएट करना पड़ता है, ना तो कंपनी कोड में। ये इंडिविजुअल है, ये अकेला है मटेरियल जो ग्रुप है। तो मटेरियल ग्रुप क्या होता है, जैसे सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये मोटर बना रहे हैं तो ये एक स्पेयर पार्ट्स है। तो मोटर तो हजारों तरह का मोटर रहता है, हजारों तरह का डिजाइन का मोटर रहता है, साइज का डिफरेंस रहता है। तो उस तरह से हमको जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा, एक मोटर बोल के एक ग्रुप बना देंगे, सारा उसमें बना देंगे। तो जब भी हम मटेरियल खोजेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी मोटर का स्टॉक है कि नहीं, तो इस ग्रुप से भी हम निकाल सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा बना के यहाँ पे रखा होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारा देखिए ये सब ग्रुप बना के रखा है। हाँ, रॉ मटेरियल है, तो इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स है, मोटर आ गया इलेक्ट्रिकल में, तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स में चला गया। तो ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ये बना भी सकते हैं, आप नहीं भी बना सकते। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, ये सब एंटर मारेंगे। अभी देखिए परचेजिंग डेटा में आ गया ऑटोमेटिक जंप करके, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज है डालना क्या है, परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो 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 पर्सन इस मटेरियल को बना रहा है या जिसके लिए रिक्वायरमेंट हो रहा है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट हो रहा है उसका यहाँ पे एक ग्रुप डाल रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप जैसे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे अंशु बोल के है, ऐसे ऐसे ले लिया मैंने, एंटर। यहाँ पे देखिए स्टोरेज लोकेशन, यहाँ स्टोरेज लोकेशन ऑलरेडी MISL आ गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डाला था। अगर नहीं डाला होता तो यहाँ पे फिर से डालना पड़ता मुझे, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए अकाउंटिंग में आ गया। अकाउंटिंग में मेन थिंग है इसमें वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास क्या करता है, वो वैल्यूएशन क्लास के साथ हम GL को असाइन करते हैं, जनरल लेजर। जनरल लेजर को क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल का स्टॉक होगा, जो भी वैल्यू होगा, एक GL पे जाके स्टोर होगा। GL इज नथिंग बट अ बुक ऑफ अकाउंट, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्पेयर पार्ट के लिए 30-40, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन क्लास कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगा आगे कॉन्फ़िगरेशन टाइम में। अभी जस्ट मास्टर डेटा मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल क्या होता है, दो तरह का होता है, V एंड S। V फॉर मूविंग एवरेज प्राइस एंड S फॉर स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और मूविंग एवरेज प्राइस क्या है। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब है, बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है सेल्स मटेरियल में। जो भी सेल्स करेंगे ना हम, तो उस मटेरियल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज स्टील कंपनी है, तो वो क्या बना रहा है, स्टील बना रहा है, तो स्टील का जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब एक डिसाइडेड रहेगा कि इस मंथ में या इस क्वार्टर में या इस वीक में, तो जो हमारा जो स्टील है प्रोडक्शन हो रहा है पर मेट्रिक टन, सपोज 30,000 पर मेट्रिक टन सेल होगा, ठीक है। तो वो प्राइस हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में डाल के यहाँ पे फिक्स कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस में, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे 30,000 ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जब भी हम इस मटेरियल कोड को लेके, ये सेल मटेरियल कोड को लेके जब भी PO या एसओ मतलब सेल ऑर्डर जब भी बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ से पिक कर लेगा और वहाँ पे चेंज नहीं करने देगा। ताकि क्या है, हमारा प्राइस एक बार फिक्स हो गया
तो ये प्राइस, इसी प्राइस में सारा ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। और वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है मूविंग एवरेज प्राइस। इसका मतलब क्या है? हमारा प्राइस फिक्स नहीं है। जैसे आज मैं ये मोटर खरीद रहा हूं तो इसका प्राइस हो रहा है 10,000, कल ये मोटर खरीदूंगा तो इसका हो सकता है 11,000 हो जाए, या हो सकता है 9,000 हो जाए। तो जिस मटेरियल का प्राइस फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग करता है, वो जो मटेरियल है उसके लिए हम वी यूज करते हैं। और वी यूज करने के लिए यहाँ प्राइस देने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लास्ट प्राइस को पिक करेगा, मूविंग प्राइस जो लास्ट में प्रोक्यूरमेंट करूंगा उसको पिक करेगा। तो यहाँ पे और कुछ डालने का जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर एंड सेव। देखिए मटेरियल कोड क्या जनरेट हुआ? 78001। अभी जब नेक्स्ट मटेरियल कोड क्रिएट करेंगे तो 78002 जनरेट होगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था, जैसे 1 जनरेट होगा, 2 जनरेट होगा, जो जो कोड बनाते जाएंगे। तो ये हो गया इंटरनल नंबर रेंजेस, ठीक है। तो अभी देखिए मटेरियल कोड जनरेट हो गया। अभी नेक्स्ट मटेरियल कोड जनरेट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है? प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन एंड वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, ये 3 चीज होने से हम मटेरियल कोड क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखेंगे प्लांट कैसे क्रिएट होता है, स्टोरेज लोकेशन कैसे क्रिएट होता है, वैल्यूएशन क्लास कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते हैं, एक बार एक वेंडर को बना के यहाँ पे देख लेते हैं। वेंडर अकाउंट ग्रुप, मटेरियल मास्टर खत्म हो गया। आज वेंडर मास्टर अभी करेंगे। आज मास्टर डेटा को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से प्लांट और ये सब क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वेंडर कोड क्रिएट करने का टी कोड क्या है? XK01, ठीक है, XK01। लेकिन अभी जो हाना आ गया है S4 हाना, उसमें क्या है? BUP1। तो देखिए जब XK01 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है क्या? वेंडर, कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ग्रुप। कंपनी कोड क्या है? MISL, जो मैंने बना के रखा है। तो हर कंपनी का अलग अलग कोड रहेगा। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे कि हमारा प्लांट में एक 5 आदमी का एक टीम बैठा है, ठीक है। उसका काम क्या है? परचेज करना। वो टीम को कॉमर्शियल टीम बोलते हैं या फिर परचेज टीम बोलते हैं। तो उसका काम जस्ट है परचेज करना, वेंडर एवोल्यूशन करना, वेंडर से बात करना, नेगोशिएशन करना, और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा एक प्लांट में, ये 5 टीम का जो काम है वो परचेज करने का काम है। तो हर जहां जहां ये टीम रहेगा, सपोज मेरा कंपनी है कलकत्ता में, तो मैं कोलकाता में एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हूँ, वहां पे एक टीम है। और एक टीम सपोज बैठता है दिल्ली में, वो भी काम कर रहा है परचेजिंग का। क्योंकि कुछ कुछ गुड्स है ना, मतलब सारे गुड्स एक जगह से प्रोक्यूर नहीं होते हैं। जैसे कोलकाता में हर चीज नहीं मिलता है, कुछ दिल्ली से मंगाना पड़ता है, कुछ मुंबई से मंगाना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग लोकेशंस वाइज अगर हम टीम को बिठा रहे हैं, वहां पे परचेजिंग कर रहे हैं, तो उस लोकेशन वाइज मुझे एक परचेजिंग ग्रुप बना के रखना चाहिए। इससे क्या होगा, फायदा क्या है कि जैसे हमको रिपोर्टिंग चाहिए कि दिल्ली लोकेशन से कितना परचेज हुआ है, कोलकाता लोकेशन से एक महीने में कितना परचेज हुआ है। तो इस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम रिपोर्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अगर एक ही परचेजिंग, सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, मतलब सभी जगह एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा बताना कि मतलब अदर लोकेशन से क्या प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे परचेजिंग ग्रुप है MISL, मैं बना के रखा हूँ यहाँ पे MISL, ठीक है। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप क्या होता है? जैसे कि जो भी वेंडर है, वेंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब सिमिलर टू मटेरियल। जैसे मटेरियल का मैं बताया स्पेयर्स, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल, अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। उसी टाइप से वेंडर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ वेंडर मटेरियल स्पेयर्स का सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। कुछ वेंडर से सर्विस कर रहे हैं, जैसे कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब सर्विस दे रहे हैं। जैसे कोई हमारे कंपनी में कुछ ऐसा काम है जो मैन पावर का सप्लाई करता है, तो वो सर्विसेज हो गया। तो वो सर्विसेज के लिए मैं एक अलग सा अकाउंट ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। देखिए फिर हुआ ट्रेडिंग गुड्स।
इस तरह का जिस टाइप का वेंडर, जितना में मुझे सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है सारे वेंडर्स को, तो उस टाइप से मैं अलग अलग यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कोई गुड सप्लायर हो गया, कोई वन टाइम वेंडर हो गया। वन टाइम का वेंडर का मतलब क्या है? जिस वेंडर से मुझे एक बार ही ट्रांजेक्शन करना है, जस्ट फॉर पेमेंट पर्पस, उससे और दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो ये क्या होगा, ये डेटा सिस्टम में उतना स्टोर्ड नहीं रहेगा, ये जस्ट उसका बेसिक इंफॉर्मेशन रखता है, परचेजिंग इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। ठीक है, ये वन टाइम वेंडर हो गया। डोमेस्टिक वेंडर हो गया, सपोज एक वेंडर है मतलब बाहर का है, आउटसाइड यूएस से कुछ मंगा रहे हैं, कुछ मशीनरीज मंगा रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपोर्ट वेंडर एक बना के रख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि अलग अलग अकाउंट ग्रुप रखेंगे तो हमको इजी होगा रिपोर्ट निकालने में कि डोमेस्टिक वेंडर कितना है, सर्विस वेंडर कितना है, कितना ड्यूज है, सभी निकल सकता है उसके थ्रू। तो ये जनरली हर प्लांट में ये यूज होता है। ठीक है, अलग अलग। तो अभी सपोज मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे, डोमेस्टिक वेंडर कोई भी एक ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे गुड सप्लायर ले लेता हूँ 999। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे कोड नहीं डालना है, क्योंकि वेंडर कोड एक्सटर्नल में सेट करेंगे तो यहाँ पे कोड डालना है। जैसे ये मैं ऐसे करके डाल के बना सकता हूँ। अगर ये कोड ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करेगा तो यहाँ पे कोड नहीं डालना है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम। और यहाँ रेफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे, अगर एक वेंडर कोड मेरा कंपनी कोड, सपोज दो कंपनी कोड है, एक मेरा सीमेंट प्लांट है, एक पावर प्लांट है। अगर एक वेंडर दोनों में सप्लाई कर रहा है माल, कुछ गुड से सप्लाई कर रहा है, जैसे वेंडर सीमेंट प्लांट में भी सप्लाई कर रहा है और पावर प्लांट में भी सप्लाई कर रहा है, तो उस वेंडर का अगर पेमेंट मुझे दूसरा जगह से करना है, या फिर उसका डेटा दूसरा जगह भी मतलब बिलिंग करना है, तो उसको एक्सटेंड करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। इसके लिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ता है, इसलिए वो रेफरेंस यहाँ पे डाल के, कंपनी कोड डाल के, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डाल के एंटर मार के सेव करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंड वाला मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, पहले ये बेसिक वाला कर देता हूँ। अब देखिए वेंडर का फर्स्ट क्या है यहाँ पे, नेम। सपोज वेंडर का नेम है यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे गुड सप्लायर का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट से मैं सीमेंट खरीदना है मुझे, इसलिए मैं ये सीमेंट बना दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोई मोटर का कंपनी है, जो भी है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। कंट्री, कंट्री क्या हुआ, IND। IND भी हो सकता है, IN भी हो सकता है, जैसा मेंटेन रहेगा आपका वहाँ पे, जिस कंपनी में भी काम करोगे आप, वहाँ जैसा मेंटेन रहेगा उसी तरह इसको मेंटेन करना है। स्टेट क्या है, स्टेट हर एक स्टेट का कोड होता है। ठीक है, जैसे मुझे उड़ीसा का करना है तो यहाँ पे 21 है, झारखंड 20 है, वेस्ट बंगाल 19 है, तो सबका एक कोड रहता है स्टेट वाइज। तो मुझे जैसे अभी उड़ीसा का करना है तो 21 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया भुवनेश्वर। सपोज भुवनेश्वर का वेंडर है, उसका पोस्टल कोड 752001। ओके, और उसका कुछ एड्रेस है, तो यहाँ पे देखिए प्लस मोर फील्ड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये फील्ड्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्ट्रीट में दे दिया, सपोज यहाँ पे दे दिया मैंने रिंग रोड। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट तो भुवनेश्वर ही है सेम, ये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे वेंडर का टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर, डेटा, टेलीबुक और मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फील्ड्स चाहिए आपको वो मैंडेटरी भी रख सकते हैं और डी मैंडेटरी भी रख सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एंटर, यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। ये जैसे अगर वेंडर कस्टमर भी है तो उसका डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वेंडर सप्लाई भी कर रहा है और हमसे गुड्स भी खरीदता है तो यहाँ पे कस्टमर मेंटेन करेंगे सेम वेंडर को। ठीक है, उसके बाद एंटर, यहाँ पे बैंक डेटा, वेंडर का बैंक डेटा यहाँ पे मेंटेन करते हैं। उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक की का मतलब है IFSC कोड, कंट्री कौन सा है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो 2-3 तरह का अगर बैंक डिटेल है उसका तो यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकन अकाउंट। रिकन अकाउंट क्या है ये, तो नेक्स्ट क्या है, रिकन अकाउंट। रिकन अकाउंट में क्या करते हैं, रिकंसिलेशन अकाउंट क्या करता है, जैसे अगर हर एक वेंडर को एक नया लेजर बनाने के अगर जाएं बनाने के लिए, तो हमारा बुक ऑफ अकाउंट बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है,
तो उसको सॉर्ट करने के वजह से हम क्या करते हैं, रिकन अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब रिकन अकाउंट क्या है, मेन अकाउंट है मेरा, इसके अंदर में सारे वेंडर को क्रिएट करेंगे। तो हमारा रिकन अकाउंट जस्ट रिपोर्ट में दिखाएंगे तो हमारा वेंडर का पूरा लेजर बैलेंस है सब आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे रिकन अकाउंट, जैसे मैं यहाँ पे डोमेस्टिक यूज करता हूँ, तरह तरह का रहता है, रॉ मटेरियल का अलग रहता है, डोमेस्टिक का अलग, एक्सपोर्ट का अलग, एम्प्लॉय अगर है, एम्प्लॉय भी तो एक वेंडर है जो काम कर रहा है कंपनी के लिए, तो एम्प्लॉय के लिए अलग। तो ये अलग अलग रिकन मेंटेन करने से क्या है, मेरे को एट द एंड जब बैलेंस शीट में या फिर ट्रायल बैलेंस में जब देखेंगे तो ये रिपोर्ट हमको अलग अलग दिखाई देगा कि डोमेस्टिक वेंडर का कितना है, एम्प्लॉय का कितना ड्यूज है, वो सब देख पाएंगे बैलेंसेस के लिए। तो रिकन अकाउंट यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, जस्ट एंटर। यहाँ पे देखिए पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म अगर कुछ डिसाइड होता है कि जैसे मैं आपको 100% अभी दूंगा या 30 डेज में दूंगा तो इतना डिस्काउंट है, ठीक है। ये देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे विद इन 2 डेज दूंगा तो 5% कैश डिस्काउंट, विद इन 8 डेज में दूंगा तो 2% कैश डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ बिल बुकिंग, मायरो के टाइम पे भी पेमेंट डिस्काउंट हो सकता है और वेंडर पेमेंट के टाइम पे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जब पेमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा आपको। फिर यहाँ पे आ जाइए, एक मेन चीज है चेक डबल इनवॉइस, इसको चेक लगाना जरूरी है, ठीक है। चेक डबल इनवॉइस का मतलब क्या है कि अगर मैं एक बार सिस्टम में, जैसे इस वेंडर का एक बिल आया, एक सपोज कुछ सप्लाई किया इसने, मोटर सप्लाई कर दिया, इसका बिल बुकिंग मैंने कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसका बिल बुकिंग ना हो या गलती से 2 बार ना हो, इसके लिए चेक डबल इनवॉइस का ऑप्शन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एंटर। और ये देखिए यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर, डनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी वेंडर, मतलब सपोज हमारे कंपनी में 10,000 वेंडर हैं, सब गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वेंडर से अगर मेरा बात होता है, जैसे टाटा इतना बड़ा कंपनी, आदित्य बिरला इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, सब बड़ा बड़ा जो कंपनीज है, तो उसके साथ तो हजारों लाखों वेंडर डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक वेंडर के साथ अगर ये डील हुआ कि जैसे मतलब 10 दिन में मुझे ये कुछ भी जो जो भी गुड्स मुझे लाना है 10 डेज में आप डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो वो अगर 10 डेज में डिलीवर नहीं करता है तो उसको क्या करना है, रिमाइंडर करना है कि आपने 10 डेज, आपका ऑर्डर डेट से आज 10 डेज हो गया, आपने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया। तो इस तरह का सिचुएशन बहुत सारे वेंडर के साथ हो सकता है। तो हर एक वेंडर को मैं मतलब खोज खोज के उसको फोन करके या उसको बोलने से ऐसे बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो उस टाइम को मैंने शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एसएपी में सिस्टम है डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर क्या करता है, एक बार अगर इसको मेंटेन कर दिया तो हर वेंडर मास्टर में ये ऑटोमेटिकली 10 दिन पे मेल ट्रिगर करेगा उस वेंडर को कि आपका 10 डेज हो गया, अभी तक आपका गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ है, काइंडली सेंड योर गुड्स एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा 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 स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे ईमेल फॉर्मेट, वो उसको ट्रिगर हो जाएगा उसी ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये डनिंग प्रोसीजर एफआई का एक्चुअली पार्ट है, मैं जस्ट बता दिया आपको जानकारी के लिए। अभी देखिए यहाँ पे परचेजिंग डेटा, परचेजिंग डेटा में क्या डालते हैं, ऑर्डर करेंसी INR, जिसमें भी ऑर्डर करेगा वेंडर उसमें INR, यूएसडी में करेगा तो USD, ओके। और इसमें मेन चीज है स्कीमा ग्रुप। स्कीमा ग्रुप का काम क्या है, स्कीमा ग्रुप क्या करता है, वेंडर को जैसे कौन सा रिलीज स्ट्रेटजी हिट करेगा, रिलीज स्ट्रेटजी मतलब इसका अप्रूवर कौन रहेगा। मतलब एक पीओ बना दिया मैंने 1 लाख रुपया का, तो पीओ बना के डायरेक्ट मैं वेंडर को नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे अपना सीनियर से अप्रूवल लेना पड़ता है। लाइक मैं अपना, जैसे मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आईटी का जो हेड रहेगा उससे अप्रूवल लूंगा, फिर उसके बाद वो अप्रूवल, नेक्स्ट अप्रूवल प्लांट हेड, उससे अप्रूवल लूंगा। तो ये जो अप्रूवल सिस्टम जो चलेगा वो स्कीमा ग्रुप से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं स्कीमा ग्रुप कुछ भी डाल दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये B8। तो अभी इसके पीछे बहुत बड़ा सेटिंग है, इसका एक मतलब लंबा क्लास चलेगा 2 दिन या 3 दिन का, इसको बोलते हैं रिलीज प्रोसीजर। वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन का टाइम में दिखाऊंगा कैसे स्कीमा ग्रुप सेट करते हैं।
और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको चेक लगाना है GR बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन। इसका मतलब है जितना गुड्स रिसिप्ट होगा उतना का ही इनवॉइस रिसिप्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। उसको क्रॉस चेक करेगा ये चेक लगाने से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट प्रेस एंटर, एंटर एंड ये सेव। अभी हमारे देखिए वेंडर कोड बन गया 910, 910 वेंडर कोड हो गया, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। किसके लिए? ACC सीमेंट के लिए। तो अभी हमने वेंडर कोड बनाया और एक मटेरियल कोड बनाया, ठीक है। वेंडर कोड एंड मटेरियल कोड। मटेरियल कोड हो गया 900, वेंडर कोड हो गया 910 एंड वेंडर मटेरियल कोड हो गया 0001, यही है, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये हो गया हमारा प्रोसेस, मतलब मास्टर डेटा मेरा खत्म। अभी नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, P2P साइकिल का परचेज रिक्विजिशन जनरेट करना है, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन सर वो नेक्स्ट क्लास में कीजिए सर, काफी लेंथी हो जाएगा लर्निंग में। क्या हुआ? सर वो नेक्स्ट क्लास में कीजिए ना, आज दो 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 टॉपिक हो गए हैं। अच्छा, बाउंस हो जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे? 45 मिनट से एनफ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग जैसा सोचिए, अगर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जितना मैं बताया हूँ। वेंडर मास्टर और मटेरियल मास्टर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप करिए, कुछ एरर आता है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सअप में भी दे सकता हूँ, नहीं तो एनीडेस्क में लेके देख लेंगे। आप लोग को सर्वर दिया गया है ना, टेस्टिंग टेस्टिंग सर्वर? जी 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 दिया हुआ है। हाँ, तो उसमें आप, हाँ ठीक है, तो उसमें आप लोग ट्राई करिए, जो भी आज मैं बताया हूँ उसको देख के आप लोग ट्राई करिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो देखेंगे क्या, मतलब एनीडेस्क में हम देख लेंगे अगर कुछ इशू आता है तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर। हाँ श्योर श्योर कर देंगे। और किसी को कुछ डाउट है अभी तक? अभी जो जितना पढ़ाया मैं उसमें कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर ये रेकॉन अकाउंट सर क्लियर नहीं हुआ। रिकन अकाउंट, एक्चुअली देखिए रिकन अकाउंट है FI का पार्ट, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या यूजेस है उसका। जैसे देखिए, एक कंपनी में तो बहुत सारे वेंडर्स सप्लाई कर रहे होते हैं गुड्स, ठीक है। तो जो गुड्स सप्लाई कर रहे होते हैं वेंडर, तो अभी अगर मैं ट्रायल बैलेंस एट द एंड क्या है, फाइनेंस में एक रिपोर्ट निकलता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, ओके, इस तरह का बैलेंस मतलब रिपोर्ट निकलता है, स्टेटरी रिपोर्ट्स। वो सब रिपोर्ट में ये सब वेंडर्स का बैलेंसेस दिखाना पड़ता है कि ये वेंडर का कितना बैलेंसेस है, आपका लाइबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है, ठीक है। तो जो भी वेंडर का ड्यूज रहेगा वो मेरा लाइबिलिटीज रहेगा, वो मुझे वेंडर को देना है, ठीक है। तो वो सब अगर मैं सारे वेंडर का अलग अलग करके मैं अगर दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस है मेरा 1 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, वो जो बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। तो उसको क्या है, शॉर्ट करने के लिए हम रिकंसिलिएशन अकाउंट का यूज करते हैं। तो रिकंसिलिएशन अकाउंट 1 GL हो गया मेरा, जैसे डोमेस्टिक के लिए 1 GL हो गया, ठीक है। अब उस GL में जितना मेरा डोमेस्टिक वेंडर है, उसी GL के अंदर में वो सब GL बन के रह जाएगा वेंडर। तो मुझे सिर्फ जब बोला जाएगा कि डोमेस्टिक वेंडर्स कितना है, तो वो मैं पर्टिकुलर वो 1 GL जो एक रिकन डाल रहा हूँ वही मैं दिखा दूंगा, तो मेरा सारा वेंडर का बैलेंसेस दिखा देगा उसमें। समझ रहे? जस्ट क्लब कर दिया मैंने उसको, एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर वेंडर का बैलेंसेस ही रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। हम्म। और बोलिए, कुछ और क्वेश्चन है इसके अलावा? ठीक है, फिर आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कल करता हूँ। आज के लिए इतना ही स्टॉप करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।
बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।